नमस्कार, मैं एडवोकेट कैलाश चंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं द लीगल कॉन्साइंस चैनल पर। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हाल ही के सबसे चर्चित विषय में से एक। रिसेंटली आपने हैदराबाद माइनर गैंग रेप केस के बारे में सुना होगा, इन विच एलिजिडली 4 minors and a major person has committed a rape against a minor girl। दूसरा इंसिडेंट है लखनऊ पबजी इंसिडेंट, in which allegedly a 16-year-old boy has killed his mother when she denied him to play PUBG। इन दोनों के दोनों इंसिडेंट में जो अफेंडर्स की एज है वो 18 साल से कम है। मीन्स द अफेंडर्स हु हैज कमिटेड दिस एक्ट दे आर अंडर 18। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी बेसिकली हम उस एक्ट को कहते हैं जिसमें जो क्राइम करने वाला जो ऑफेंडर होता है उसकी एज 18 साल से कम होती है। जुवेनाइल मीन्स अ पर्सन हु इज अंडर 18, डिलिक्वेंसी मीन्स एक्ट विच इज वॉयलेशन ऑफ लॉ। सो आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी और कोर्ट का जुवेनाइल डिलिक्वेंसी और चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की तरफ क्या रोक रहा है को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो इंडिया हैज मोर देन 250 लॉज और स्टैट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इन विच सम आर मेजर सेंट्रल लॉज एंड रिमेनिंग आर स्टेट स्टैट्यूट्स, जिनको स्टेट समय समय पर अपने अमेंड करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रैंड नॉर्म के साथ। ग्रैंड नॉर्म मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया में ग्रैंड नॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर क्या प्रोविजन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि इस वीडियो में हमारे एक आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम कुछ ऐसे खास आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट कंटेन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स वेदर यू आर रिच और पुअर, you will get equal protection of laws in India. Whether you are children or an adult, you will get equal protection of laws in India. इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 21 विच मीन्स राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स में से एक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स में से एक है। अगर हमारे देश में इमरजेंसी भी लग जाती है उस वक्त भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता। राइट टू लाइफ के अंदर सिर्फ जीने का अधिकार इंक्लूड नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। डिग्निटी चिल्ड्रन के लिए क्या है? प्रॉपर एजुकेशन मिलना, प्रॉपर केयर मिलना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन इट। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट हुआ जब ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ। इसमें साफ तौर से स्टेट को कहा गया है कि 6 से 14 साल के जो उनके यहाँ पर चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाना स्टेट की ड्यूटी है। इसीलिए इस आर्टिकल में सेल वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री का यहां पर मतलब है कोई भी हजार्डस प्लेस लाइक माइंस जिससे चिल्ड्रन की लाइफ को डेंजर पैदा हो सकता है और उनके लिए किसी भी तरीके का रिस्क उत्पन्न हो सकता है। इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी?
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने हर चीज़ को ध्यान में रखा है। तो उन्होंने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि आगे जाकर स्टेट जो है वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए लॉज बनाएगा या पॉलिसीज बनाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं। इसी में एक आर्टिकल 45 है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करता है और एजुकेशन के बारे में बात करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर मीन्स केयर ऑफ अ चाइल्ड हु इज अंडर 6, मतलब 6 साल तक के बच्चों की केयर करना ये स्टेट की ड्यूटी है। और ये हमारे यहाँ पर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे स्टेट को दिया है। जब वो कोई पॉलिसी बनाए इसको फॉलो करें। इस आर्टिकल 45 की जो पॉलिसी है अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसका एग्जाम हमें किस स्कीम में मिलता है? डू यू नो? वी गेट दिस एग्जाम्पल इन आंगनवाड़ी स्कीम। अगर आप कभी अपनी सराउंडिंग में आंगनवाड़ी में गए हो, आपने देखा होगा वहां पर जो मदर होती है और बेबी होता है उन दोनों के लिए न्यूट्रिशियस फूड आता है। तो ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसके साथ बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसमें से हम 11वीं ड्यूटी की बात करें, दैट इज क्लोज K ऑफ आर्टिकल 51A, इन विच हर एक पेरेंट्स को इसमें कहा गया है और गार्जियन कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनकी ड्यूटी है। मतलब ये हमारी 11 ड्यूटी में से एक है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको उनके पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा एजुकेशन के अवसर प्रदान कराना हमारी फंडामेंटल, उनके पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फॉर द चाइल्ड राइट्स। इसके साथ हमारे यहाँ पर इंडियन पीनल कोड 1860 है जिसके द्वारा हम पीनलाइज करते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्ट को। इसके अंदर सेक्शन 82 दैट टॉक्स अबाउट a child who is under 7 cannot be tried into the court for the commission of any offense। मीन्स हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड है वो अंडर 7 है, वो कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकता। उसको हम डोली इनकेपेक्स मानते हैं। डोली इनकेपेक्स मीन्स इनकेपेबिलिटी इन कमिटिंग द क्राइम। इसी के साथ हमारा सेक्शन 82 है इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 83 है इंडियन पीनल कोड में। हमारे यहाँ जो 7 साल से ज्यादा का बच्चा होता है और 12 साल से कम, अगर वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, वो अपने एक्ट को जज नहीं कर सकता कि उसकी आउटकम रॉन्ग होगी या राइट होगी। ऐसे चाइल्ड को भी हम प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं कोर्ट में और उसको हम ट्रायल नहीं करते हैं कोर्ट में। सेक्शन 305 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये बेसिकली बात करता है अपेटर्स के बारे में। अपेटर मीन्स अ पर्सन जो किसी को किसी पार्टिकुलर एक्ट के लिए उकसाता है, प्रोवोक करता है। ये ऐसे लोगों के बारे में बात करता है, एक ऐसा जो किसी चाइल्ड को अबेट करते हैं टू कमिट सुसाइड और किसी इंसेन पर्सन को। तो ऐसे लोगों को हमारे इस इंडियन पीनल कोड के सेक्शन में और ऐसे एक्ट को डेथ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट देने का प्रावधान है। मृत्युदंड, उम्र कैद और अधिकतम 10 साल की सजा देने का प्रावधान है। इसके साथ हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 315 है दैट टॉक्स अबाउट व्हेन यू स्टॉप अ चाइल्ड और प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। मतलब किसी भी इंसान के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट जिसके द्वारा चाइल्ड के बर्थ में, जिंदा बर्थ में, मतलब किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और बिकॉज ऑफ दैट एक्ट
चाइल्ड का बर्थ तो हो जाता है बट उसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे एक्ट के लिए हमारे इस सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। इसी के साथ हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन है 316 that talks about quick unborn child. Or the question is that what is quick unborn child? When mother is in advanced stage of pregnancy, or a child who can move in the womb of his mother. तो ऐसा चाइल्ड जो मूवमेंट कर सकता है अपनी मदर के वूम में, ऐसे चाइल्ड को हम क्विक बोर्न चाइल्ड कहते हैं। वो ऐसे किसी चाइल्ड की जो क्विक बोर्न चाइल्ड है उसकी डेथ को कोज करना, उसका कारण बनना, ऐसे एक्ट को हम, जिसकी सजा 10 साल एंड फाइन 10 ईयर्स एंड फाइन है। सेक्शन 317 की बात करते हैं। किसी भी अंडर 12 ईयर के चाइल्ड का एक्सपोजर और अबेंडनमेंट उसके पेरेंट्स के द्वारा या ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर ड्यूटी थी उसके केयर करने की। व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर मीन्स आपने 12 साल के किसी भी बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे वो बिकॉज ऑफ सम वाइल्ड बीस्ट और क्लाइमेटिक कंडीशन इट बिकम्स डेंजर फॉर हिम और हिज लाइफ। तो ऐसे एक्ट के लिए हमारे यहाँ पनिशमेंट है 7 साल की आईपीसी में और फाइन दोनों। अगर इस एक्ट की वजह से चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो जो कल्पेबल होमिसाइड और डेथ का ट्रायल है वो अलग चलेगा, और जिस सेक्शन की जो प्रोविजन है जिसमें 7 साल की पनिशमेंट दी है ये उसमें ऐड हो जाएगी। लेट्स कम टू द 369 सेक्शन 369 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये बात करता है बेसिकली चाइल्ड किडनैपिंग के बारे में और एब्डक्शन के बारे में। ऐसा चाइल्ड जो 10 साल से कम है उसको कोई किडनैप करता है तो उसको 7 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। इसके साथ सेक्शन 366A आईपीसी का बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। ऐसा कोई इंसान जो किसी भी माइनर गर्ल को, माइनर मीन्स अ गर्ल हु इज अंडर 18, इंड्यूस कर किसी पार्टिकुलर प्लेस पर ले जाता है और उसका कुछ ऐसा इंटेंशन है और वो ये जानता है कि बिकॉज ऑफ दैट एक्ट उसको फोर्स किया जाएगा और सेड्यूस किया जाएगा किसी के साथ इलिसाइट सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ऐसे एक्ट के लिए हमारे यहाँ पर 10 साल एंड फाइन का प्रावधान है। इसके साथ बात करते हैं सेक्शन 372 और 373 के बारे में। 372 बात करता है सेलिंग ऑफ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड बाइंग ऑफ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। इन दोनों एक्ट में भी 10-10 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। दैट इज अबाउट इंडियन पीनल कोड, जो हमारे मेजर लॉ है इंडियन पीनल कोड। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गर्ल की जो मैरिज एज है उसको 18 से 21 कर दिया गया है। तो इन दिस एक्ट our legislature is providing protection to the children from child marriage। इसी के साथ हमारे यहां पर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 भी मौजूद है। इसको 2016 में रिसेंटली अमेंड किया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये हर 14 साल के बच्चे का किसी हजार्डस प्लेस पर वर्क करने को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है इफ अ चाइल्ड इज डूइंग अ वर्क ऑफ हिज होम सो ही विल गेट लिबर्टी फ्रॉम इट। नो, he will not get liberty from it because it is considered under the category of positive work. So this is not child labor. इसके साथ हमारे यहाँ पर सबसे जो मेन एक्ट है जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को डील करता है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015।
ये एक्ट बेसिकली हमारे यहाँ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को डील करता है, और किसी जुवेनाइल के द्वारा कोई क्राइम कमिट कर लिया जाता है तो इसी के तहत उसका ट्रायल चलता है। अगर आप इस एक्ट की फर्स्ट लाइन पर ध्यान दें तो आपको इसमें द जुवेनाइल जस्टिस वर्ड का यूज़ मिलेगा, उसके बाद केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वर्ड का यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन है उसको वल्नरेबल समझा जाता है। हम इस एक्ट में द जुवेनाइल अफेंडर्स एक्ट टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट हमारे यहाँ जुवेनाइल को वल्नरेबल समझा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा तो उसमें एक बड़ा ही लैंडमार्क केस है, मोरो बीबी वर्सेस धर्मोदर दास कोस। ये 1903 का केस है, यानी आज से 119 साल पुराना। इसमें कोर्ट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड्स माइनर, उसी को हम अभी डिस्कस करेंगे। इस केस के अगर फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो इसमें धर्मोदर दास घोष एक माइनर हैं जिन्होंने मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त से 20,000 रुपये लोन पर लिए थे अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके। प्रॉपर्टी मतलब वो एक एस्टेट के मालिक थे। कोर्ट ने इनकी मदर को जिसका गार्जियन बनाया हुआ है, और जो ब्रह्मोदत्त हैं उनका जो सारा बिजनेस देखते थे वो केदारनाथ देखते थे, जो बेसिकली उनके अटॉर्नी थे। जैसे ही उनकी मदर को ये बात पता चलती है कि धर्मोदर दास घोष ने ब्रह्मोदत्त से 20,000 रुपये का लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया है, वो तुरंत एक लेटर भेजती हैं केदारनाथ के पास, जो कि अटॉर्नी है ब्रह्मोदत्त के, जो उनका सारा बिजनेस देखते हैं, और वो लेटर को रिसीव करते हैं। उसके बाद जो मॉर्गेज डीड है वो साइन हो जाती है। उसके बावजूद भी मॉर्गेज डीड जब साइन हो जाती है तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो 12% का रखा गया है। जब कोर्ट में अगले दिन नेक्स्ट डे 1985 बेसिकली इन 1885 ये जो धर्मोदत्त दास की मदर हैं ये कोर्ट में जाती हैं और मुकदमा फाइल करती हैं ब्रह्मोदत्त के खिलाफ, जो उन्होंने मॉर्गेज डीड बनाई है। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड है, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर्सन शुड बी ऑफ 18 ईयर्स। तो इस केस में जो बेसिकली क्वेश्चन ये था, अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि माइनर को तो इनकॉम्पिटेंट माना गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसमें 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें एक जज थे सर फोर्ड नॉर्थ, जिनका इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा ही जबरदस्त है। द लॉ सेज मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट इज सस्पेंडेड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि लॉ क्या कहता है कि हर एक इंसान अपनी जो भी इंटरेस्ट है उसका बेस्ट जज है, पर ये सस्पेंड है इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो अपने आप की इमेच्योरिटी और इग्नोरेंस से खुद को नहीं बचा सकता। इसलिए कोर्ट का काम सिर्फ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन से चिल्ड्रन को बचाना नहीं है, बल्कि उसकी इमेच्योरिटी और इग्नोरेंस से भी बचाना है। जैसे ब्रह्मोदत्त ने जब अपनी दलील दी थी कि उन्होंने ये कहा था कोर्ट में कि जब इस माइनर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने अपनी माइनॉरिटी मुझसे छिपाई और ये बताया कि मैं माइनर नहीं हूँ, मैं एक मेजर पर्सन हूँ, मैंने इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कोर्ट ने कहा जो ये लेटर इनकी मदर की तरफ से दिया गया है ये इस बात का प्रूफ है कि ये माइनर जो केदारनाथ ने एक्सेप्ट किया है। अगर हम ये बात भी मान लें कि इन्होंने अपनी माइनॉरिटी आपसे छिपाई है, तो भी ये आपकी ड्यूटी है। व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, इट इज योर ड्यूटी टू चेक आउट वेदर द पर्सन इज मेजर और नॉट। अगर आप माइनर से किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट में बनेगा तुरंत वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसके साथ कोर्ट ने एक दूसरी जो रिबेट जो माइनर को दी इस केस में, ये कहा अगर माइनर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है। अगर वो माइनर चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे जाकर उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है तो वो उसको वॉइडेबल बना सकता है, मतलब माइनर की तरफ से वॉइडेबल रहेगा। जो दूसरा पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके लिए हमेशा वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा। ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा प्रिजम्पशन यहाँ पर लगाया। कोर्ट ने देखा कि आगे भी ना जाने कितने ब्रह्मोदत्त हमें दिखाई देंगे, जिनको हम बेसिकली हमारे यहाँ 420 सेक्शन है उससे डील कर सकते हैं। ब्रह्मोदत्त, बहुत सारे ब्रह्मोदत्त आगे आने वाले टाइम में हमें दिखाई देंगे जो किसी ना किसी फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन में माइनर को फंसाएंगे। तो हमने यहाँ पे माइनर को एक रिबेट इसलिए दी है, हम आपसे क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप किसी भी माइनर के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मत बनाइए। इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी माइनर, you are completely responsible for it
एंड यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। ये था केस जो बता रहा है माइनर कितना वर्नेलेबल है हमारे इंडिया में। न जाने कितने ब्रह्मदत्त आज के टाइम में भी मौजूद हैं। they are different type of name they have now, they have become preachers like that। चलिए ये था वर्नेलेबिलिटी के बारे में जो बता रहा है, इसलिए हमारे यहाँ जुवेनाइल को वर्नेलेबल समझा जाता है। इसके साथ इफ आपने एक केस सुना होगा 2012 का केस है ये, मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, जिसको निर्भया रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में हुए सबसे कुख्यात केसेस में से एक है और कुख्यात क्राइम में से एक है, जिसमें हीनियस क्राइम कमिट किया गया था अगेंस्ट अ गर्ल। इसमें 5 पर्सन एक्यूज थे, जिसमें एक 17 ईयर ओल्ड जुवेनाइल भी एक्यूज था, जिसको बाद में कमिट किया गया। तो जब ये क्राइम कमिट हुआ दिल्ली में तो हर तरफ आउटक्राई थी, पब्लिक डोमेन में हर तरफ एक ही डिमांड थी कि जो हमारे यहाँ पर ये जो जुवेनाइल है उनकी एज को घटाकर 16 कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये हीनियस क्राइम कमिट करने वालों में एक 17 ईयर का जुवेनाइल भी इंक्लूड था। तो उस वक्त की जो सरकारें थी, उस वक्त के जो लेजिस्लेटर थे, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की फॉर द अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, जिसको हमने कहा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस जीएस वर्मा ने। उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी से, क्या जुवेनाइल की एज को 18 से 16 कर देना चाहिए। जब जस्टिस जीएस वर्मा की कमेटी बैठी तो उन्होंने इसको फ्लैटली डिनाइड किया। उन्होंने इसके पीछे बहुत सारे रीजन दिए, इनमें से एक रीजन रेसिडिविज्म का भी दिया गया। इसका मतलब है रेसिडिविज्म मीन्स टेंडेंसी ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन टू कमिट क्राइम अगेन। मतलब एक इंसान जो पहले सजा पा चुका है और जुवेनाइल जो पहले सजा पा चुका है, उसका जो अगर दोबारा क्राइम करने की टेंडेंसी की बात करें, उसको रेसिडिविज्म कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि 2010 में जो रेसिडिविज्म था वो 8.2 था और जो 2011 में घटकर 6.9 हो गया है। इन्होंने जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज दिए। बिकॉज ऑफ ह्यूज पब्लिक आउटक्राई एंड ह्यूज पब्लिक डिमांड, गवर्नमेंट ने जस्टिस जीएस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन को डिनाई कर दिया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हमारे यहाँ आया, जिसके तहत क्रिमिनल लॉ प्रोसीजरल कोर्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। उसके साथ हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 भी एग्जिस्टेंस में आया। इस एक्ट की खासियत ये है कि इसमें ऑफेंसेस को सेपरेटली डील किया गया है 2015 में। जैसे अगर हम हीनियस ऑफेंसेस की बात करें तो सेक्शन 233 में हीनियस ऑफेंसेस को डील किया गया है। ऐसे क्राइम जिनके लिए किसी भी लॉ में भारत में 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट है, उनको हमने हीनियस ऑफेंसेस में डील किया है। अगर सीरियस ऑफेंसेस की बात करें तो सेक्शन 254 में हमने सीरियस ऑफेंसेस को डील किया है, जिसमें 3 से लेकर 7 साल की पनिशमेंट अगर हमारे किसी भी लॉ में किसी क्राइम के लिए दी गई है तो उसको हम सीरियस ऑफेंसेस मानेंगे। उसके साथ साथ पिटी ऑफेंसेस 245 को भी सेपरेटली डील किया है। मतलब 3 साल से कम पनिशमेंट अगर हमारे यहाँ किसी लॉ में दी गई है किसी क्राइम के लिए तो उसको हम पिटी ऑफेंसेस मानेंगे। इसी के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो सेक्शन 4 में दिया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बेसिकली ट्रायल जो स्टार्ट होगा किसी चाइल्ड का, जुवेनाइल का जो स्टार्ट होगा, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने स्टार्ट होगा। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 मेंबर होंगे। फर्स्ट मेंबर होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिनका एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी 2 मेंबर हमारे सोशल वर्कर होंगे। सोशल वर्कर की अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज में 7 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ इसमें सोशल वर्कर के तौर पर हम किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या फिर सोशोलॉजिस्ट या फिर पर्सन जिसके पास लॉ की डिग्री है उसको इंक्लूड करते हैं। इसी के साथ अगर हम और प्रोविजंस की बात करें इस एक्ट में, सबसे पहले जो बात की जाए वो की जाएगी अगर कोई इंसान 18 वर्ष से कम है और उसने क्राइम कमिट किया है, जब वो 18 वर्ष का कम था जब उसने क्राइम कमिट किया है, बट आफ्टर द क्राइम ही हैज बिकम मोर देन 18 ईयर्स। तो ऐसी प्रोविजंस के लिए हमारे यहाँ 213 सेक्शन 213 में डील किया गया चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसका मतलब है
एक ऐसा इंसान जो 18 साल से कम था जब उसने क्राइम कमिट किया, बट आफ्टर कमिटिंग ऑफ द क्राइम ही हैज बिकम 18 ईयर ओल्ड। तो इसकी भी इंक्वायरी के लिए सेक्शन 14 बनाया गया है। सेक्शन 14 में इंक्वायरी होगी जो 4 महीने में खत्म करनी होगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। मिनिमम उन्हें 2 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया जा सकता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अगर 2 महीने से ज़्यादा वो टाइम मांगते हैं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उनको रिटर्न में लिखकर देना होगा, राइटिंग में लिखकर देना होगा। इसके साथ एक ऐसा जुवेनाइल जो 16 ईयर का है, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था कि जो भी जुवेनाइल हीनियस क्राइम कमिट करेगा और उसकी एज 16 ईयर ओल्ड होगी, उसके अंदर मेंटल कैपेसिटी होगी इस एक्ट को समझने की, तो उसे एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो उसका जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगा वो सेक्शन 15 में होगा। सेक्शन 15 में हम उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, साइको सोशल वर्कर मौजूद होंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ, जो उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, उसका मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी चेक करेंगे कि जो एक्ट जो उसने कमिट किया है, क्रिमिनल एक्ट जो कमिट किया है, वो उसकी कंसिक्वेंसेस और सर्कमस्टांसेस को समझ सकता है या नहीं। इफ ही कैन अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट, तो यही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 18(3) सेक्शन 18(3) में ऑर्डर पास करेगा कि दिस जुवेनाइल इज capable to understand the consequences and it should be tried as a adult in children court। और चिल्ड्रन कोर्ट में भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि चाइल्ड राइट्स के बारे में, चाइल्ड सेफ्टी के बारे में, ताकि चाइल्ड की जो नीड है वो सारी पूरी की जा सके। अभी हाल ही की जजमेंट की बात करें तो संपूर्ण बेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिसेंट की जजमेंट है 9 फरवरी 2018 की, जस्टिस मदन बी लोकर की बेंच ने। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है इस जजमेंट में, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इफ दे आर नॉट लुक आफ्टर इट इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री दैट इज एट स्टेक। इस लाइन के साथ उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए इस जजमेंट में, जिसमें सबसे मेन है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के खाली पड़े हुए सभी पदों को भरने के लिए कहना, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जो ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, वो उसको पूरे अटमोस्ट फेथ के साथ करें। इट इज़ देयर ड्यूटी। इसी के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज में जो पद खाली हैं उनको भरने के लिए कहा है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स के को जितना जल्दी हो सके उनके पद पर तैनात करने के लिए इस जजमेंट में कहा है। इस तरीके की 16 गाइडलाइन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं अबाउट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दूसरे एक्ट की जो मेजर लॉ है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। इस एक्ट को बेसिकली बनाने का मतलब है चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, हरासमेंट हो रही है और सेक्सुअल क्राइम हो रहा है किसी भी तरीके का, उसको डील करना। अभी इसमें रिसेंटली इसमें एक जजमेंट है जिसकी हम बात करें, मिस एरा थ्रू मंजुला क्रिपनडोफ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये रिसेंट की जजमेंट है जिसमें हमारी जो बेंच है जस्टिस दीपक मिश्रा की है, दूसरे जस्टिस RF नरीमन है। इसमें बेसिकली कोर्ट के सामने ये केस था कि जो एज डेफिनेशन दी हुई है हमारे इस पॉक्सो एक्ट में, इस एज में मेंटल एज भी इंक्लूड करती है या सिर्फ फिजिकल एज इंक्लूड करती है। तो कोर्ट ने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन इस बात पर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, इसके सेक्शन 212 की बात करें, जो बताता है कि एक चाइल्ड जो 18 साल से कम है, उसकी एज 18 साल से कम है, उसको हम चाइल्ड मानते हैं। अ पर्सन हु इज लेस देन 18 बी कंसिडर्ड इन चाइल्ड। इसी तरह जो पॉक्सो एक्ट है, इसको बनाने का पर्पस हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन के जो राइट है, इनके इंटरेस्ट है, उनकी वेल बींग को सेफ गार्ड करना है और उनके खिलाफ जो भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज और किसी भी तरीके का सेक्सुअल क्राइम
कमिट हो रहा है उसको डील करना है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को बात करें जो उसमें दी हुई है, वो पूरी इस एक्ट को पढ़ें, पॉक्सो एक्ट को बेयरली रीड करें, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो जेंडर न्यूट्रल है। अगर हम किसी भी तरीके का मेंटल कॉम्पिटेंस और मेंटल रिटार्डेशन वर्ड एज में इंक्लूड करते हैं, एज के परसेप्शन में इंक्लूड करते हैं, इट विल रियली टेंटामाउंट टू कॉज वॉयलेंस टू द लेजिस्लेशन। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्टेचुटरी प्रोविजन नहीं है और ऐसी स्टेचुटरी गाइडलाइन नहीं है जो इसको क्लियर कर सके, और बिकॉज ऑफ दैट एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है जो पूरी तरीके से एनालोमस होगी बोथ ऑफ पार्टीज, एक्यूज के लिए भी और विक्टिम के लिए भी। सो इट कैन कॉज ह्यूज वायलेंस टू द राइट ऑफ विक्टिम इन दिस पार्टिकुलर एक्ट। तो ये थे हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज जिसकी हमने इस वीडियो में बात की। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, दैट्स व्हाई वी विल डील द कॉजेज of juvenile delinquency and solution of juvenile delinquency in another part. Thank you so much for watching.